नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पीयूष ग्रंथि पर मैं बनाने वाला हूँ। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। समझे आप? कौन सी ग्रंथि है भैया? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब आज से हम क्या करेंगे, जो भी मेरे को साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा उसको मैं छांट के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पीयूष ग्रंथि है, इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एक दो ग्रंथि के बारे में और साथ में जरूर बताऊंगा, लेकिन ग्रंथियों से क्वेश्चन प्रबल संभावना रहती है जहां साइंस आती है। जैसे रेलवे ले लो, आप पटवारी ले लो, इनमें साइंस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप समझे कि ग्रंथियों से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। देखें पीयूष ग्रंथि, देखिए इससे अपने शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखें इसका एक उपनाम है मास्टर ग्रंथि। समझे आप ध्यान से? मास्टर ग्रंथि। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो अपना योगदान रखते हैं। इसमें क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना, इसके जो स्त्रावित हार्मोन है इस ग्रंथि से, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए मास्टर ग्रंथि इसे कहते हैं, बस इतना सा ध्यान रखें। इससे जो हार्मोन निकलते हैं भैया, 9 हार्मोन निकलते हैं, सॉरी 9 हार्मोन इससे निकलते हैं, स्त्रावित होते हैं। यदि पीयूष ग्रंथि की यदि मैं आपको स्थिति बताऊं तो ये अपने मस्तिष्क में एक हड्डी होती है, स्पेनोइड हड्डी। स्पेनोइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक ग्रंथ में पाई जाती है भैया। स्पेनोइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक ग्रंथ में पाई जाती है। इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क का भाग होता है भैया। हाइपोथैलेमस जो कि इंपॉर्टेंट योगदान रखता है मस्तिष्क में, इससे भी क्रियाएं होती है। तो हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क का भाग हो, और हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि इनफंडिबुलम, ये भी आप ध्यान रखें, इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो मैंने बता दिया पीयूष ग्रंथि पाई कहां जाती है, शरीर में, हमारे मस्तिष्क में स्पेनोइड नाम से ही नहीं आ रहा, स्पेनोइड एक हड्डी पाई जाती है जिसके सेला टर्सिका नामक ग्रंथ में पाई जाती है। और ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क का भाग होता है उससे किससे जुड़ी रहती है? इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ा इसमें जो पीयूष ग्रंथि है, इससे 9 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। 9 हार्मोन कौन कौन से, उसके याद करने की एक ट्रिक बताता हूं मैं। गलत FM पे ओए। अब ये इतना लिखने से कुछ नहीं होता भैया, इनका नामकरण जरूर करना है। ये 9 हार्मोन देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हार्मोन स्त्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से, वो जरूर मैं आपको समझाता हूं। गलत FM पे हो। देखें पहले का नाम है ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन बोलता हूं मैं इसको। ग्रोथ लिखो, यानी ग्रोथ लिखो, या इसे वृद्धि हार्मोन लिख दो हिंदी में, वृद्धि हार्मोन। देखें L से मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जरूर नाम याद रखें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सर्वाधिक हार्मोन 9 हार्मोन इससे निकलते हैं। ए से हैं एडिनोकार्टिको हार्मोन, या आप ए से मतलब निकालते हैं अपन। टी मतलब थायराइड हार्मोन, थायराइड, ठीक है। एफ से मैं बोलता हूं फॉलिकल स्टेबुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एम से हम निकालते हैं मोनोसाइट बोल सकता हूं, मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट। पी से मैं बोलता हूं प्रोलैक्टिन, ठीक है। ओ से बोल सकता हूं मैं ऑक्सीटॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है भैया ऑक्सीटॉक्सिन। इसे प्रसव पीड़ा के समय यह हार्मोन काम में आ जाता है। एक है एंटीडाई हार्मोन। अब नाम में कुछ मिस्टेक हो सकती है, सही नहीं लिख पा रहा हूं मैं, यदि तो आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे ये गलत FM पे ओए ट्रिक याद रखनी है। यहां आके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। गलत FM पे जी से मैं मतलब निकालता हूं ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A से एडिनोकार्टिको हार्मोन, T से थायराइड हार्मोन, L से फॉलिकल स्टेबुलेटिंग हार्मोन, M से मोनोसाइट हार्मोन, P से प्रोलैक्टिन हार्मोन, O से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन और S से एंटीडाई हार्मोन। अब देखें ये हार्मोन तो आपने लिख लिया, लेकिन इन 9 का कार्य क्या होता है वो समझने की मैं कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, यदि आपके पास टाइम हो तो इसको रोक कर आप वीडियो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें भैया। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि कहता है। ये स्पेनोइड ग्रंथि के
स्पेनोइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक ग्रंथ में पाई जाती है। यह हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी रहती है। इससे 9 हार्मोन स्रावित होते हैं। इनकी ट्रिक मैंने गलत एफएम पे वही लिख दी है। अब मैं एक एक को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ये वीडियो छोटा रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान रखें। मैं मानता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं अब एक एक हार्मोन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमेशा ही पढ़ना होता है तो कीवर्ड में पढ़ना होता है। जैसे अभी कीवर्ड है वृद्धि हार्मोन, तो इसका कीवर्ड याद रखें। आप पूरा वृद्धि हार्मोन यदि याद करने बैठेंगे तो भैया याद होने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो आप क्या करें, कीवर्ड पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको याद करने में थोड़ी संभावना आसानी होगी। पहला मैं हार्मोन लेता हूं वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या करता है भैया? वृद्धि हार्मोन नाम से याद है, शरीर की वृद्धि में यह सहायता करता है। शरीर की वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। इसका एक ही ध्यान रखिए, शरीर में वृद्धि का कार्य कौन करता है? वृद्धि हार्मोन। अब इससे पूछता क्या है कि वृद्धि हार्मोन से कमी से कौन से रोग होते हैं? कमी से कौन से रोग होता है और वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन से रोग होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखें, वृद्धि हार्मोन की कमी से बच्चों में एक रोग होता है, बच्चों में रोग होता है जिसे बोलते हैं बोनापन। भैया बोनापन, जो बांगनिया रह जाता है, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं जो बांगनिया रह जाता है, वो उसे बोलते हैं बोनापन। इसे यदि अपन समझे कि साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो ट्रेफिनिज्म कहा जाता है। या आप साइंस की भाषा में भी जरूर याद रखें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बोनापन नाम आए, वह नाम ट्रेफिनिज्म भी आ सकता है। अब आप ध्यान रखें, जो वेस्ट यानी बड़े व्यक्तियों में यदि वृद्धि हार्मोन की कमी हो तो उसमें भीमकाय नाम का एक रोग हो जाता है। भीमकाय आप जरूर याद रखें, भीमकाय। इसे यदि मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो जाइगेटिज्म बोल सकता हूं, जाइगेटिज्म। और यदि अधिकता हो जाए, किन में अधिकता होगी? ये भैया वयस्क में। हमेशा ही वयस्क लोगों में यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो एक रोग होता है एक्रोमिगेली। ये जरूर याद रखें, 3 रोग है इसके। देखें, ध्यान से समझे वापस। वृद्धि हार्मोन करता क्या है? शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि हार्मोन की कमी से बच्चों में बोनापन रोग होता है, जिसे ट्रेफेनिज्म कहा जाता है। और वृद्धि हार्मोन की कमी यदि वयस्क में हो तो वयस्क में वृद्धि है यहाँ पे। एक मिनट आप ध्यान से देखें। मैं अभी वयस्क में जो रोग होता है उसे भीमकाय या जाइगेटिज्म कहते हैं। और यदि इसकी अधिकता वयस्क में हो जाती है तो एक्रोमिगेली रोग होता है। आप तो ये याद रखें, तीनों रोग, ठीक है। ट्रेफिनिज्म रोग, जाइगेटिज्म रोग और एक्रोमिगेली रोग किससे होते हैं? तो भैया वृद्धि हार्मोन की वजह से, कमी या अधिकता से के कारण ये रोग होते हैं। वृद्धि हार्मोन का काम क्या होता है? ये शरीर में जो शारीरिक वृद्धि होती है उसमें सहायक होता है। चलेगा, दूसरा हमारा हार्मोन क्या था वो समझते हैं। गलत, एल से क्या बना था भैया? जी से एल से बना था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। करता क्या है भैया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? जो महिलाओं में अंडजनन और महिलाओं में अंडजनन तथा पुरुषों में शुक्र जनन को प्रेरित करता है। वैसे इसका यही काम होता है, अंडजनन और शुक्र जनन को क्या करता है? ये मेंटेनेंस करता है। इसका यही काम होता है। तीसरा अपना काम था GLA, ए से बना था एडिनोकार्टिको हार्मोन। एडिनोकार्टिको हार्मोन, इसका क्या काम होता है भैया? एडिनोकार्टिको। देखें, एडिनो नाम आता है, एडिनो से बदला सकता हूं मैं एड्रिनल, यानी एड्रिनल ग्रंथि के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है? एडिनो हार्मोन, एडिनोकार्टिको हार्मोन होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए, मैंने एडी से क्या बनाया? एड्रिनल ग्रंथि। ये याद करने का एक तरीका होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है? अंडजनन या शुक्र जनन का कार्य करता है। फिर अगला बना था, अगला टी से मैंने बनाया था थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ये थायरोक्सिन, यानी थायराइड हार्मोन, थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उससे एक थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। ये उस थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है उसके स्रावन को प्रेरित करता है। क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को प्रेरित करता है। यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको स्रावन के लिए प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? थायराइड हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पांचवा हार्मोन अपना एफएम से एफ बना था, और फोलिकल हार्मोन, फोलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल बोल सकता हूं, फोलिकल हार्मोन। अब ये फोलिकल हार्मोन क्या करता है? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्य करता है उससे मिलता जुलता है फोलिकल हार्मोन। ये क्या करता है भैया? शुक्र जनन और अंडजनन
और अंडजनन को मेंटेनेंस करता है। और इसका एक काम होता है, जो महिलाओं में रजोधर्म की समस्या आती है, रजोधर्म उसको मेंटेनेंस करता है। रजोधर्म को क्या करता है, ये मेंटेनेंस करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिको हार्मोन, थायराइड हार्मोन और फॉलिकल हार्मोन। यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूं, जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल हार्मोन, इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखें। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सम्मिलित रूप किसे कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का कहते हैं। आप जब भी साइंस पढ़ें तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तब आपको याद होगी। भैया रटने में बैठे तो साइंस बिल्कुल याद नहीं होगी, ये आप जरूर ध्यान रखें। आपने ये एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि रटने से कौन सी साइंस याद होती है। साइंस तो अपने जीवन में उतारे, जिससे आपको वो जरूर याद होने में सहायता होगी। चलेगा, मैंने 5 हार्मोन करा दिया है। फिर आया एम से आया, एम से 5 से छठा हार्मोन मोनोसाइट हार्मोन। देखिए मोनोसाइट हार्मोन क्या करता है, जब अपन पीनियल ग्रंथि में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वहां आप एक हार्मोन पढ़ेंगे मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन की ये विपरीत कार्य करता है, यानी ये क्या करता है, जो मोनोसाइट है, मिनेलोसाइट नाम आ रहा है, मोनोसाइट को क्या करता है भैया, ये बदलता है मिलेनिन में। ये आप जरूर नाम याद रखें, मिलेनिन में। यानी ये क्या करता है, मोनोसाइट को मिलेनिन में बदलता है। अब देखें, जो मैंने अभी नाम बोला मिलेनोसाइट, एक हार्मोन पढ़ेंगे अपन पीनियल ग्रंथि में, वो क्या काम करता है, उस नाम में लिख देता हूं मिलेटोनिन। देखिए 2 हार्मोन है भैया, नाम से ध्यान रखें। मिलेटोनिन हार्मोन किससे स्त्रावित होता है, तो पीनियल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। लेकिन मोनोसाइट हार्मोन किससे स्त्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये मोनोसाइट को मिलेनिन में बदलता है। इसका कार्य क्या होता है कि ये मिलेनिन को वापस मोनोसाइट में बदलने का कार्य करता है। शरीर में आप सोचेंगे कि भैया एक बार बदल दिया तो फिर वापस क्यों बदलता है, यह आप जरूर ध्यान रखें कि जब शरीर में संतुलन बनाने के कार्य आ जाए, तब एक हार्मोन को वापस बदलने की कभी जरूरत आता है। जैसे अपने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना ग्लूकागोन कहलाता है। और उस ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज मतलब शर्करा की मात्रा यदि शरीर में ज्यादा बढ़ जाए, वो भी हानिकारक होती है। इसके कारण इंसुलिन फिर उस शर्करा को किस में बदलता है, फिर वापस ग्लाइकोजन में बदलता है। इसके कारण हमारा शरीर का मेंटेनेंस बना रहता है। तो आप ध्यान रखें कि ये वापस बदलता है, मिलेनिन को किस में बदलता है, मोनोसाइट में बदलता है। कौन सा हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन। किससे स्त्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। चलेगा, ये समझा दिया मैंने 6। फिर अपना आया 7वां प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है भैया, दुग्ध ग्रंथियों को ये प्रेरित करता है, दूध निर्माण में ये सहायता करता है। कौन सा, प्रोलैक्टिन। आप इतना याद करें, प्रोलैक्टिन मतलब दूध। बस ज्यादा याद करोगे तो आप जितना फंसोगे उतना ही आपका दिमाग फंसता जाएगा और आपको याद होने में थोड़ी तकलीफ होगी। आप तो प्रोलैक्टिन मतलब दुग्ध जो ग्रंथियां होती है उसमें दुग्ध निर्माण में ये प्रेरित करता है। कौन, प्रोलैक्टिन। अगला हार्मोन है भैया ऑक्सीटॉसिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटॉसिन। पहले तो ये गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है। किसमें, गर्भवती महिलाओं में। तो भैया गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, तो इसका काम भी ऐसा ही होगा। इसे लव हार्मोन कहते हैं। जो पिता का अपने बेटे पे या अपनी माता का अपने बेटे पे जो प्यार रहता है, वो किस हार्मोन की वजह से रहता है, ऑक्सीटॉसिन हार्मोन की वजह से हमारा प्यार बना रहता है। इसके कारण इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसे एक और उपनाम है प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है इसे। और ये दुग्ध निर्माण में भी सहायता करता है। लेकिन देखे मैंने अभी बताया था कि प्रोलैक्टिन है, ये भी दुग्ध निर्माण में प्रेरित करता है, लेकिन ये भी ऑक्सीटॉसिन हार्मोन होता है, ये भी दुग्ध निर्माण में प्रेरित करता है। आजकल इन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटॉसिन हार्मोन का प्रयोग भैंसों और गायों में जो दवाई दी जाती है उसमें किया जाने लगा है, जिसके कारण उनमें दुग्ध जो अपने दूध का निर्माण में बढ़ोतरी करने के लिए इनका उपयोग गाय और भैंसों में होने लगा है। लास्ट हार्मोन रहा हमारा नौवां हार्मोन एंटीडाई। इसका उपनाम जरूर याद रखें, वेसोप्रोटीन किसका उपनाम है, तो एंटीडाई जो इसका पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है एंटीडाई, उसकी वजह उसका एक उपनाम है वेसोप्रिन। यह आप जरूर याद रखें। तो मैंने पीयूष ग्रंथि के सारे हार्मोन समझाने की कोशिश की। बीच में नाम एक पीनियल ग्रंथि का आया था, तो मैं पीनियल ग्रंथि भी समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको पीयूष ग्रंथि अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको समझ आई है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि भैया आपको कैसा लगा। क्योंकि जब भी आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस बायो ले ले, फिजिक्स ले ले, कोई भी साइंस पढ़े, तो आप ध्यान रखें कि साइंस को एक
टिप्स या कीवर्ड के रूप में पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा साइंस याद होने की आसानी होगी। चलिएगा, मैंने एक ग्रंथि करवा दी, अगली ग्रंथि मैं करवा देता हूं। एक छोटी सी है पीनियल ग्रंथि। देखें पाई कहां जाती है? पीनियल ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये भी। बहुत हमारा जो मूड रहता है दिन में वो किसकी वजह से होता है? इसकी करते हैं। मैं सारी इसकी जानकारी देता हूं मैं आपको। ये मस्तिष्क में पाई जाती है भैया, मस्तिष्क के अग्रभाग में। मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क के अग्रभाग के डाइसेफ्लोन बोल सकता हूं मैं, डाइसेफ्लोन। मस्तिष्क में एक भाग होता है डाइसेफ्लोन, यानी या बोल दूं मैं मस्तिष्क के अग्रभाग में यहां पाई जाती है। इसके 4 उपनाम है, रख लेना चारों उपनाम को। जैविक घड़ी, देखिए 4 उपनाम लिख रहा हूं, चारों को याद रखें आप। जैविक घड़ी, तीसरी आंख, चौथा लिखूं मैं यदि मस्तिष्क की रेती, मस्तिष्क की रेती, और चौथा लिखूं ऐसी बुराई। भैया इसके 4 उपनाम है और चारों के चारों इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए। अब जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, तीसरी आंख क्यों कहते हैं, मस्तिष्क की रेती क्यों कहते हैं, इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। ऐसे ही इसको तीसरी आंख नहीं बोलते हैं, ऐसे ही इसको मस्तिष्क की रेती नहीं कहते हैं। देखें जैविक घड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दैनिक जो हमारी क्रियाएं होती है, दैनिक क्रियाएं उनके नियमन में कार्य करती है। क्या करती है भैया? जो दैनिक क्रियाएं होती है, दैनिक क्रियाओं के निर्माण में, दैनिक क्रियाओं के नियमन में कार्य करती है। इसके कारण इसे जैविक घड़ी कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? दैनिक क्रियाओं में नियमन के कारण इसे क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। भैया तीसरी आंख क्यों कहते हैं? शिव जी के तीसरी आंख कहां थी भैया? तीसरी आंख यहां थी, और ये उसी स्थान पर पाई जाने के कारण इसे तीसरी आंख कहा जाता है। इसका कारण क्या है? शिव जी की आंख जो तीसरी आंख यहां थी, ये वही डाइसेफ्लोन पृष्ठ पर पाई जाती है, जिसके वजह से इसे तीसरी आंख कहा जाता है। देखिए मस्तिष्क की रेती क्यों कहते हैं, समझने की कोशिश करें। पीनियल ग्रंथि जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनमें ये ज्यादा सक्रिय रहती है। जैसे जैसे 14 साल से उम्र बढ़ती जाती है, उसके बाद ये अपना जो कार्य है या सक्रियता है वो धीरे धीरे कम करने लगती है। फिर ये कम करके एक टाइम आता है जिसके बाद ये नष्ट हो जाती है। और ये किसकी वजह से? देखें ये मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि है जो नष्ट होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फोस्फेट के रूप में मस्तिष्क में जम जाती है। मैंने कहा था अभी कि 14 साल से उम्र के जो कम बच्चे हैं, उन जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनमें ये ज्यादा सक्रिय होती है, और 14 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है उनमें ये सक्रियता कम पाई जाती है। इसके कारण इसे क्या कहे, ये शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट के रूप में जम जाती है, जिसके कारण इसे मस्तिष्क की रेती कहते हैं। ये मस्तिष्क में जमने के कारण इसे मस्तिष्क की रेती कहते हैं। और इसका चौथा उपनाम है ऐसी बुराई। अब इसका कार्य क्या होता है वो समझते हैं। एक कार्य तो मैंने बता दिया, ये दैनिक क्रियाओं के नियमन का कार्य करती है, इसके कारण इसे जैविक घड़ी कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है देखें, समझे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है भैया ये नींद। ध्यान रखें, नींद, मूड, नींद और मूड का निर्धारण कौन सी जो ग्रंथि है वो करती है? तो भैया पीनियल ग्रंथि नींद और मूड का निर्धारण करती है, ये आप जरूर याद करें। अब देखें नींद की बात आई ना, चौथा इसका दूसरा कार्य है रंग का निर्धारण करती है। देखें नींद मूड का निर्धारण करती है, रंग का निर्धारण करती है। अब रंग का निर्धारण किसके कारण करती है? अभी मैंने बताया ये एक मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है। ये मिलेटोनिन क्या करता है भैया? ये मिलेनिन को मोनोसाइट में बदलता है, जिसके कारण ये मोनोसाइट में बदलकर ये क्या करता है? रंग का निर्धारण करता है। अरे ये रंग का निर्धारण ज्यादातर जो उभयचर या रेप्टाइल बोल दूं मैं, रेप्टाइल इनमें ज्यादातर करता है, जिसे अपन मारवाड़ी में किरगटिया बोलते हैं। वो उसका रंग परिवर्तन किसकी वजह से होता है भैया? पीनियल ग्रंथि की वजह से होता है। ऐसे ही वो रंग परिवर्तन नहीं कर लेता, वो क्या करता है? मिलेटोनिन हार्मोन निकालता है, और मिलेटोनिन हार्मोन की वजह से उसका रंग परिवर्तित होता जाता है। और रंग का निर्धारण किसकी वजह से होता है? पीनियल ग्रंथि। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख ले, लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता का निर्धारण कौन सी ग्रंथि करती है? तो भैया लैंगिक परिपक्वता का निर्धारण पीनियल ग्रंथि करती है। कैसे करती है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा लैंगिक जो लैंगिक स्वभाव है या लैंगिक जो चेतना है वो कम आती है, क्योंकि ये छोटे बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है। इसके कारण इसे बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता
के नियंत्रण में कार्य करती है, लैंगिक परिवर्तन के नियंत्रण में कार्य करती है। यानी ये छोटे बच्चों में लैंगिक जो भावनाएं हैं वो कम आती है। इसका कारण कौन है? पीनियल ग्रंथि है। 14 साल के बाद ये धीरे धीरे इसकी सक्रियता कम होने जाती है, जिसके कारण लैंगिक परिपक्वता बढ़ जाती है और लैंगिक जो संबंध है वो बनने मतलब उसकी भावनाएं व्यक्ति के दिमाग में आने लग जाती है। तो इसका एक कार्य है लैंगिक परिपक्वता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया। आप सोच रहे होंगे ये पागल हो गए क्या, हर चीज को इंपॉर्टेंट बोलता है भैया। हर एग्जाम में कहीं तो ऐसा आया हुआ है लैंगिक परिपक्वता करने वाली ग्रंथि का नाम बताए, कहीं आ गया नींद मूड का निर्धारण करने वाली, कहीं आ गया रंग का निर्धारण करने वाली, और चौथा प्रकाश से प्रभावित होने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो आप याद रखें पीनियल ग्रंथि प्रकाश से प्रभावित होने वाली एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन सीधा छपेगा, अपने को तो उसका आंसर लगाना है कि प्रकाश से प्रभावित होने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि प्रकाश से प्रभावित होती है। इसी के कारण आप समझ रहे होंगे जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनमें लैंगिक परिपक्वता नहीं होती है, उनमें लैंगिक जो संबंध बनाने की प्रवृत्ति है वो जल्दी आने लगती है। इसका कारण भी पीनियल ग्रंथि है। साइंस हर किसी का मतलब निकालता है, ऐसे ही हर कोई मतलब नहीं होता। तो प्रकाश का निर्धारण करने वाली कौन, प्रकाश की वजह से प्रभावित होने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि। मैंने दो आपको आज ग्रंथि समझाने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं दोनों आपके समझी होगी आपने। पीयूष ग्रंथि के जो 9 हार्मोन है उनके नाम जरूर याद रखें, भले उनके कार्य ना याद रखो, कोई मतलब नहीं है। यदि आपने ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन 2 नाम जरूर याद रखें, और लेकिन उनका 9 का नाम जरूर याद रखें कि ये हार्मोन इससे स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि तो भैया पूरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट है। और मैं हमेशा ही साइंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं यदि आपको आगे से तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कीवर्ड में, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मिल जाए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कीवर्ड लिखा है नींद मूड रंग का निर्धारण कौन करती है? पीनियल ग्रंथि लैंगिक परिपक्वता के नियंत्रण में कार्य करती है। और प्रकाश से प्रभावित होने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो भैया पीनियल ग्रंथि है। चलेगा, आज का ये छोटा सा सेशन में यही समाप्त करता हूं, पर मैं उम्मीद करता हूं ये 2 ग्रंथि मैं जिस कारण से आपके सामने उपस्थित हुआ वो दोनों ग्रंथि आपको समझ में आई। यदि आपको आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि एक एक आयाम जो साइंस के छोटे छोटे उनको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि साइंस अपन ज्यादा भार में पढ़ेंगे तो भैया दिमाग खराब होगा, अपने को तो छोटे छोटे स्मॉल चैप्टर के रूप में पढ़ना होगा, जिससे अपने को याद होगा। और मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री फिजिक्स तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके नखूनों पे आंसर या अंगुलियों पे आंसर होंगे, भैया इसका आंसर ये उसे होगा। आप समझे, धीरे धीरे चलते रहें, बस आराम से जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़े, और आहिस्ते दिमाग में फालतू की टेंशन ना रखें, और ऐसे थोड़े कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहे। चलेगा, धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं मैं अगले सेशन में।